इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पीपल्स पार्टी की दावत पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई और जिसमें अपोजिशन की जमातों ने शिरकत की। और उसकी ख़ास बात एक तो ये थी कि मियां नवाज़ शरीफ साहब तवील अरसे की खामोशी तोड़कर उसमें बोले और डट के बोले। और दूसरी ख़ास बात वो अभी तक जो सामने आई है वो ये कि अपोजिशन की जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का और इमरान ख़ान साहब की हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करने लगी हैं। हम आज के जरगे में APC की बात की सूरत हाल पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हाफिज़ हमदुल्ला साहब, JUI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब रुकने कौमी असम्बली हैं और PTI के रहनुमाओं में शुमार होते हैं। जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब अभी APC में मसरूफ़ है। उम्मीद है कि प्रोग्राम के दौरान वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप लोग हुकूमत कितना सीरियस ले रही है अपोजिशन के इस अकट को, कितना थ्रेट समझते हैं आप लोग? साहब बहुत शुक्रिया। साहब हमारा एक बयानिया जिस पे हमने पार्टी बनाई और उसके बाद ये ख़ासकर ये पिछला इलेक्शन और पिछले 5 साल गुजारे कि ये सारे इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, इनकी लीडरशिप करप्ट है और जो कुछ ये 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, उस हुकूमत कैसी थी वो नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने 2013 के इलेक्शन में बता दिया था। 2013 से 2018 नवाज़ शरीफ साहब ने हुकूमत की, वो जरदारी साहब ने बता दिया था कि मुआशी दरिंदे हैं। इन्होंने उनके बारे में कहा था कि ज़र बाबा और 40 चोर हैं। आज अगर वो दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं तो इन दोनों का बयानिया दफन हो जाता है और हमारा बयानिया सामने आ जाता है कि इनका इत्तेहाद सिर्फ करप्शन बचाओ है, सिर्फ केसेस से बचते हैं। और जब जब केसेस का तारीखें करीब तो पड़ती हैं और काबली के बारे में आप लोगों ने जो कुछ कहा था, तो उसके बाद तो फिर आपका भी बयानिया दफन नहीं हुआ है उनको साथ बैठा के? देखें, काफ लीग का हमारा क्या ऐसी कौन सी बात है जो हमने काफ लीग के बारे में की और हम उसको कोई हमारा बयान के लीडर ने कहा था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। देखिए मेरी बात, हमारा बयान ये है कोई डाकू है या नहीं है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी हो रही है। हमारा इनसे गिला ये है, ये मिलके हमसे NRO चाहते हैं, ये हमसे 34 पॉइंट का वो नैब में तरमीम चाहते हैं जिससे नैब टूथलेस हो जाए और इनके लीडरान और उनके सारे मुकदमात फारिग हो जाए। ऐसी कोई डिमांड ना हमसे की है काफ लीग ने, ना किसी और पार्टी ने, ये तो बाकायदा डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे बयानिए की जो जीत है और जितना ये इकट्ठे होंगे मेरा ख्याल है हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इनकी तकरीर इनको सुना दिया करेंगे कि आप एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे और आज आप क्या कह रहे हैं। मुसद्दिक हमारे साहब, बड़े अफसोस और शर्म की बात नहीं है आप इनसे NRO मांग रहे हैं? मैं तो बड़ा परेशान हूँ जी इनकी सारी गुफ्तगू सुन के। ये ख़ास किस्म के बयानिए का जिक्र कर रहे हैं, आखिर में सिर्फ बयानिया रह जाएगा क्योंकि 40-50 लाख लोग जो हैं वो अपनी नौकरियाँ खो चुके हैं और बयानिया कायम है। तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे गिर गए हैं, लेकिन बयानिया वहीं पे कायम है। आप एक धेले का काम नहीं कर सके, आप लोगों की गुर्बत में कुछ उनको दुख दर्द में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन आप अपने बयानिए पे कायम हैं। और बयानिया आपका क्या है? बयानिया आपका ये है कि हम एक फैशिस्ट हुकूमत हैं, जो हमें अपोज़ करेगा हम नैब को इस्तेमाल करेंगे, FIA को इस्तेमाल करेंगे, दीगर इदारों को इस्तेमाल करेंगे और अब CCPO के बयान के बाद तो वाज़े हो गया कि पुलिस को इस्तेमाल करेंगे और आपको हम जेल की काल कोठरी में डाल देंगे। अगर आपके ऊपर कोई चीज़ हम सड़क से नहीं ढूंढ सके तो फिर अपनी गाड़ी एहतियात से चलाएं, हो सकता है हम हेरोइन उसके अंदर डाल दें। ये है इनका बयान। किसी पे हेरोइन डाली, किसी के बच्चों को पकड़ा, किसी की बेटी को पकड़ा, अगर नहीं पकड़ा तो कीचड़ उछाला। बहरहाल इस पे क्या कहा जा सकता है? इनका बयानिया और क्या है जी? एक वो सारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं IMF के साथ डील, लेकिन किसी हुकूमत ने दोनों तरफ टेबल के IMF नहीं कभी बिठाई। इस मरतबा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन्होंने बजट बनाया जिसकी जद के अंदर अवाम आ गए, लेकिन इनका बयानिया कायम है अभी तक। चलें, कायम रहे,
अल्लाह उसको इस्तकामत दे, क्योंकि लोगों की तो इनको फ़िक्र नहीं है, अल्लाह ही हमें बचाएं तो बचाएं। अब ये जो फैटफ के हवाले से इंसानी हकूक़ की पामाली ये कर रहे हैं, जो ये बिल इन्होंने धौंस धांधली से पास करवाए हैं, अगर वो आप बिल पढ़ लें तो किसी की बेटी महफूज नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं। तो ये तो 2 साल से ये लोग एक सब कुछ करते रहे, तो आप लोग क्यों खामोश रहे आराम से? जब आपकी क़यादत के गिर्द घेरा तंग हो जाता है तो फिर आप लोग इनकलाबी बन जाते हैं, तहरीक की भी बात। देखिए, मैं ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो हमारा भाई कर रहा है। हम तो कभी से 2 सालों में आप लोगों ने क्या कि इनका लीडर आपसे कह रहा था असम्बलियों में नहीं बैठते आप लोग, ये बात ठीक है कि मैं मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त भी कहा था कि असम्बलीज़ में ना बैठें, ये एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन है जो चोरी हुआ है, और इसके ज़रिए आने वाले लोग जो हमें ओथ ही नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा एक दफ़ा पहले सियासी तौर पे आप तो माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि जब आप सियासत से बाहर निकल जाएं, जमहूरी अमल में कई मरतबा कई पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया और नुकसान उठाया, तो उस वक्त बड़ी एक क्लोज़ कॉल थी कि पार्टिसिपेट करें या मैदान खाली छोड़ दें PTI के लिए। और फिर फैसला ये किया गया उस वक्त कि इस वक्त मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन चाहे वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो, चाहे वो मुख्तलिफ बजट हों, हम तो हर दम इनको अपोज़ करते हैं। इनका जो बिल आता है जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, जो लोगों की गुर्बत बढ़ाने वाला बिल हो, हम उसको अपोज़ करते हैं, यही हमारा काम है। लेकिन इनका जो रवैया है, आखिरी बात करूँगा, उस रवैये की वजह से ये जो आज APC हुई है, इसकी एक तरह से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस मौजूदा हुकूमत की है, क्योंकि वो तमाम सियासी स्पेस जिसमें गुफ्तगू की जा सकती है, जिसको ये कहते हैं NRO यानी गुफ्तगू ना करें, वो इन्होंने तमाम स्पेस जो है वो मसदूद कर दी है। ना कोई सियासी जगह रह गई जहाँ पे गुफ्तगू हो सके, ना कोई समाजी जगह रह गई है जहाँ पे गुफ्तगू हो सके। थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो आपके जर्नलिस्ट के ज़रिए होती थी वो भी पकड़ धकड़ करके उठा के इन्होंने वो जगह भी ख़त्म कर दी। तो यानी इन्होंने वो जो पार्लिमानी एक तरीक़ाकार है उसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अच्छा, ज़रा हाफिज़ साहब की तरफ जाते हैं। सियासी जमातें ये कह रही हैं कि हमारे ऊपर अब हमें अंदर भी पार्लियामान के और बाहर भी इनको अपोज करना। अच्छा हाफिज़ साहब, अब दूसरी तरफ हकीकत एक और भी है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले भी सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सपोर्ट किया इनको। इलेक्शन के बाद भी अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो इनका सदर नहीं बन सकता था। धरनों के दौरान उन्होंने भी आप लोगों को अकेले छोड़ दिया और नून लीग ने भी छोड़ दिया। अब क्या आप लोगों को एतमाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। देखिए सलीम साफ़ी साहब, आपकी बात में मेरे ख़्याल में मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, मैं इससे इनकार कर सकता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके सवाल भी एक हकीकत है कि सीनेट के इंतखाबात जब हो रहे थे, बलूचिस्तान में क्या हुआ, एक हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, एक दूसरी हुकूमत रातों रात बनाई गई। अवामिल क्या थे, उसका पस मंज़र का क्या था, उसके पस पुश्त क्या मुहर्रिकात थी, वो बहुत तफसीलात हैं, मुझसे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से मालूम है। फिर जब सीनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे थे, वो सूरत हाल भी आपके सामने कि सब एक ही पेज पे खड़े हो गए उस सीनेट चेयरमैन को लाने के लिए। अब एतमाद है नून लीग और पीपल्स पार्टी पे। और ये जो जितने भी आपने जिक्र किया, ये सारे एक हकीकत है। अब आज आपने सुना होगा मौलाना साहब को APC में कि हमने एक ऐसे ठोस फैसले करने होंगे ताकि कौम को यकीन हो जाए कि वाकई ये लोग चाहते हैं कि इस जालिमाना, जाबराना, गैर मुनसिफाना और गैर नुमाइंदा हुकूमत का ख़ात्मा हो। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली को तहलील करें, वहाँ से इस्तीफ़ा दें। हमें असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना चाहिए। हमें सरकारी किसी भी फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, उनको अटेंड नहीं करना चाहिए। और पार्लियामेंट में जो कानून साजी होती है उससे हम बरात का ऐलान करें। किसी भी किस्म की कानून साजी का हिस्सा हम ना बने, क्योंकि इस हुकूमत को हम सब अपोजिशन ने 25 जुलाई 18 के इलेक्शन के नतीजे में, साफ़ी साहब आपको याद है, तमाम अपोजिशन ने यह फैसला किया कि ये रिग इलेक्शन है, जेली इलेक्शन है, यह पार्टी जेली मैंडेट मिली है इसको। इनका जो वज़ीर आज़म है ये जेली वज़ीर आज़म है, उनको बिठाया गया है, इनको लाया गया है, इनको मुसल्लत किया गया है। लेकिन जब पिछले इलेक्शन के बारे में उनका ये मौक़िफ़ था, 4 हल्के थे या जितने भी थे, तो पहले दिन से वो आवाज़ भी उठाते रहे और मुख्तलिफ़ फोरम पे जाते भी रहे।
ये 2 साल अगर आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, ये सब कुछ था, तो आप लोगों ने किस फोरम पे धांधली के इशू को उठाया? देखिए साफी साहब, ये धांधली ऐसी जामे मनसूबाबंदी के तहत ये धांधली हुई जिस धांधली में कोई भी इदारा अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकता। इसलिए जहाँ से मुझे सांप ने डसा है, जहाँ से मुझे जरह और ज़ख़म मुझे मिला है, उससे मैं दवा कैसे ले लूँ, उससे मैं इलाज के लिए किस तरह लेके जाऊँ? अच्छा, लेकिन इधर हुकूमत के नुमाइंदे चूंकि अकेले हैं और तो मैं आप दो इसीलिए हैं, तो कह मैं रहा हूँ इसलिए कि कहता वो हूं कि जरा सामने उनको बैठे हैं ना, रिस्पॉन्ड तो करने मैं तो दें। इसीलिए कह रहा हूँ। जी सदाकत अली कहा बात कि जनाब इलेक्शन में धांधली हुई, तो आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, किसी फोरम पे आपने धांधली साबित की। हमने इल्ज़ाम लगाया था, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने साबित करने की कोशिश की थी। दूसरा, वो क्या इखलाकी जवाज़ है उस असम्बली को धांधली कहने का जिसमें मौलाना फजलुर रहमान खुद सदर का इलेक्शन के उम्मीदवार हों? अगर वो सदर बन जाते फिर असम्बली हलाल हो जाती, चूँकि वो सदर नहीं बन सके इसलिए असम्बली तो इनके लिए आराम है। तो ये बातें भाई ने कहा कि फैटफ में इंसानी हकूक नहीं, बैठक से पहले ये तो आप लोगों ने रिवायत छोड़ी थी ना, खान साहब उस असम्बली पे लानत भी बेचते थे, उसमें बैठे भी थे। और फिर यही मामला आप लोगों ने शुरू में पार्लिमानी कमेटी बनाई थी तहकीकात के लिए, अपोजिशन के साथ मिलके धांधली की तहकीकात के लिए, उसका इजलास तक नहीं हुआ। देखिए साफ़ी साहब, अगर हमने एक पॉलिटिकल इशू को उठाया, हमने उसको हर फोरम पे गए, पॉलिटिकल कैंपेन की, उसको एजिटेट किया, सुप्रीम कोर्ट में गए और उसके बाद हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाए। इन्होंने बात की, एक बात करने के बाद ये सुबह शाम नैब को ख़त्म कर दें। नैब बड़ा जालमाना है। अभी भाई कह रहे कि फैटफ में बड़े इंसानी हकूक़ है। भाई वो फैटफ के सिर्फ मनी लॉन्ड्रर्स के लिए हैं, किसी आम पाकिस्तानी के लिए नहीं है। चाहते पता ये क्या है कि फैटफ में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करे अरबों की, तो उसको पुलिस ना पकड़े। आपका मेरे गांव की कोई बकरी चोरी कर ले, कोई मोटरसाइकिल चोरी कर ले, पुलिस उसको उठा के ले जाती है, वो ठीक है, वो आम बंदे का मसला है। लेकिन ये बड़े बड़े जो करप्ट हैं उनका मसला है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करें, उसको काबिल दस्तंदाजी पुलिस ना बनाएं, वो पहले जाए, उसके बाद अदालत से साबित करें, फिर पकड़ें। तो ये भी कानून सिर्फ मनी लॉन्ड्रर्स के हकूक़ है। इंसानी हकूक़ की अगर ये बात करें कि आज चोरी चकारी का कोई केस है, किसी को कोई छोटी चोरी करता है, तो पुलिस उसको फ़ौरन FIR के बाद पकड़ के ले जाती है। यहाँ अगर किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आप जैसे मेरे जैसे किसी मिडिल क्लास पे तो होता ही नहीं है। वही है जिसने यहाँ से पैसा चोरी किया है और बाहर लेके गया। हमारा कोई भाई भतीजा भांजा कोई लाख 1.5 लाख भेजेगा तो वो बता देगा। ये तो वो नहीं बता सकता जिसने टीटियां कराई हों, यहाँ से जाली पैसे भेजे हों। तो ये मैं कोई इंसानी हकूक़ की बात नहीं है। हाँ, चंद जो बड़े आपके बादशाह सलामत हैं उनको शायद मसला हो, तो ये कोई बात नहीं, गुफ्तगू की पाबंदी की बात करें। आज एक सज़ा याफ्ता इस कौम की अदालतों का डिक्लेयर किए हुए मुजरिम मियाँ नवाज शरीफ अगर कौम से खिताब कर सकते हैं, अखलाकियात तो मेरे ख्याल है ख़त्म होगी, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और किस पे क्या पाबंदी है? लेकिन मौलाना साहब का नहीं दिखाएंगे। देखिए मौलाना साहब तो कहते हैं मुझे पीपल्स पार्टी ने मेरा माइक बंद किया, मैंने खुद सुना। वो कहते हैं मुझे तो APC ने बंद किया। देखें मैं ये कहता हूँ, अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब तो इश्तिहारी हो कि TV प्रोग्राम होस्ट करते रहे। मुशर्रफ साहब के बारे में तो मुशर्रफ साहब जाने। मैं ये कहता हूँ हमारी हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, वो कन्विक्टेड हैं, और इसके अलावा अदालतों ने उनको सजा है, और वो अदालतों के खिलाफ आके जो मर्जी बोलें, कौमी इदारों के खिलाफ जो मर्जी बोलें, वो दिखाया गया। इससे बड़ी आज़ादी क्या है कि जमहूरी हुकूमत में एक आदमी सजा। अच्छा, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। और जो आज की APC की होस्ट पार्टी थी पीपल्स पार्टी, तो उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो आप लोग मेज़बान थे, मोटे मोटे नुकात सुना है, इनके लीडर ने आप लोगों को इस्तीफ़े देने पे भी आमादा कर लिया। जी, बुनियादी तौर पे साफ़ी साहब मेरे ख्याल में आज की जो APC थी, इससे एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा थी, और पाकिस्तान की अपोजिशन पिछले 2 सालों से स्ट्रगल कर रही थी, और अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस थी, हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे भी, कि उसके ऊपर पूरा उतरने में कमी वाक़या हो रही थी।
फिर उसमें हमें कुछ शिकस्तों को भी सामना करना पड़ा। चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शंस थे उनमें बड़े एक शिकस्त उठाई पाकिस्तान की अपोजिशन ने, सुबकी भी हुई। फिर उसके बाद जो कौमी असम्बली में जब वोट हुआ, जॉइंट सेशन था, उसकी वजह से भी हमें सुबकी उठानी पड़ी। तो इन तमाम हालात में हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता थी, और अगर आज पाकिस्तान की अपोजिशन अवाम की एक्सपेक्टेशंस पर उतरने के लिए कोई फैसला ना करती तो आज हमें नुकसान उठाना पड़ता। बुनियादी तौर पे आज की जो प्रेस APC थी उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का जो खिताब था वो हुकूमती दावों के बरक्स तमाम मीडिया चैनल्स पर चलाया गया। इनके वज़रा तो पिछले 2 दिन से चीख रहे थे कि जी कि हम नहीं चलने देंगे, PTA को अमल में लाएंगे, पेमरा को ताकीद करेंगे कि ये खिलाफ कानून एक हरकत होने जा रही है और हम ये कतई नशर नहीं होने देंगे। लेकिन इनको नशर करना पड़ा। इनकी जो जिटरीनेस थी उससे भी हमें नज़र आ रहा था कि कितने सहमे हुए। और आज हमने फिर ये फैसला कर लिया कि हम इस्लामाबाद जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च हम यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर इस हुकूमत को गिरा कर दम लेंगे। तख्त या तख्ता होगा, उससे पहले जलसे होंगे, रैलियाँ होंगी, और इस मुल्क में सियासी माहौल, अवाम इस वक्त इतने बेजार हैं इस हुकूमत से। तो ये मुस्तफा नवाज कुकर साहब, और अगर असेंबलियों से इस्तीफा देने की नौबत आई वो भी हम करेंगे। अच्छा, ये नौबत कब आएगी, कोई आप बता? हमने तो वाज़ेह एक्शन प्लान दे दिया। अक्टूबर और नवंबर में जलसे होंगे, फिर उसके बाद जनवरी में हम इस्लामाबाद आ पहुंचेंगे। अच्छा, ये इस्लामाबाद आप पहुंचने का पहले तो आप लोग कहते थे और आपकी जमात का कि जी जब ये लोग भी ये काम कर रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि ये मुनासिब नहीं है, उस वक्त भी साथ नहीं दिया, और अभी तक पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ रहा कि इसलिए हम असम्बली में बैठे हैं कि हम सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहते हैं, हम सड़कों पे नहीं आना चाहते। तो ये क्यों आपके पिछले मौक़िफ़ से डिविएशन क्यों? डिविएशन कतन नहीं है, प्रोटेस्ट एक जमहूरी हक है। जो हुकूमत जो पिछले 2 सालों से इन्होंने इस मुल्क के अंदर जो जब्र का निज़ाम कायम किया हुआ है, जिससे आपके अपने चैनल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो महफूज नहीं, कोई सहाफ़ी महफूज नहीं, कोई वकील महफूज नहीं, जिसमें लोगों को उठा लिया जाता है, लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। आखिर ये निज़ाम कब तक चलेगा? अच्छा, तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अवाम जिस महंगाई का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, जो हमारी मैशत का हाल है, जो कश्मीर पॉलिसी का इन्होंने हशर कर दिया, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का इन्होंने हशर कर दिया, कोई चीज़ छोड़ी कौन सी है इन्होंने? तो अच्छा, अब इन चीज़ों के ऊपर बाहर क्यों ना निकला जाए? हम अच्छा, समझते हैं कि ये मुनासिब मौका है और इस मुनासिब मौके पे हम ज़रूर निकलेंगे, और हमें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी आवाम को बाहर निकालने से पहले ज़रूरी है कि आपका लीडर तो अंदर आ जाए ना। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी सेहत भी ठीक नज़र आ रही थी, तो जब पीपल्स पार्टी इतना बड़ी कुर्बानी दे रही है सिंध हुकूमत की और असम्बली से कुर्बानी की, तो मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आने की कुर्बानी क्यों नहीं दे? मेरे ख्याल में इस्तीफे हमारी तरफ से भी जाएंगे। हाँ, आपको शायद गलतफहमी हुई नहीं है आपकी, लेकिन आपका तो इतना स्टेक नहीं है ना, उनके पास सिंध, आपको आधी बात समझ आती है, उनके पास सिंध की तो हुकूमत है। नहीं आई कि हम सुबह से इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। तो उनके आपको पास आधी तो बात मेरी भी तो बात कर लेने दें। अब आप, उनके पास सिंध की हुकूमत है जी, ना। कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत सीट्स हैं, लेकिन आपको सुना ही नहीं दिया। लेकिन बहरहाल मैं आपको, मैंने कहा बता दूं और आपके ज़रिए नाजरीन को भी कि हम भी जितनी सीट्स हैं, पंजाब में भी जहाँ पे हमारी मेजॉरिटी है, सेनेट में भी जहाँ पे हम सबसे बड़ी जमात हैं, और नेशनल असम्बली में भी जिसमें हम दूसरी सबसे बड़ी जमात हैं, पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना के साथ, दीगर सियासी जमातों के साथ ये फ़ैसला किया गया है कि जैसे ही वो वक्त आएगा जिस वक्त हम ये जो वज़न इन पे डाल रहे हैं, पहले पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर, फिर इस्तीफ़ों तक बहुत पहुँचेगी, तो हम भी देंगे। इस वजह से मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब वो कुलसूम साहिबा बीमार थी तब भी इसी तरह की गुफ्तगू की जाती थी कि आ क्यों नहीं जाती, वहाँ पे बैठी हुई और भी बड़ी गुफ्तगू थी। आप ये नहीं कर रहे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा तासुर भी नहीं मैं देना चाहता, लेकिन ये गुफ्तगू हुई थी। और बाज़ लोगों ने तो अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने, जो बाद में कहने लगे हमें माजरत, हमें माजरत। मियाँ साहब यहाँ पे कैदी थे जब उनको पहला हार्ट अटैक हुआ, जेल में थे। दूसरा हार्ट अटैक जब हुआ तो वो सर्विसेज हस्पताल में थे जिसको जेल डिक्लेयर किया गया था। अगर उनका यहाँ पे इलाज हो सकता है तो कर लेना था, और अगर नहीं हो सकता और कोरोना की वजह से अभी तक उनकी सर्जरी नहीं हुई, तो ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं कि मर क्यों नहीं जाते? भाई उनकी सर्जरी, अब कोरोना का जोर टूट गया है, उनकी सर्जरी मुकर्रर हो गई है। आज उन्होंने पार्टी का बयानिया भी दे दिया है, पार्टी का लाए अमल भी आपके सामने पेश कर दिया है। जैसे ही उनकी सर्जरी ख़त्म हो जाएगी सबसे पहले वही वापस आएंगे और लीड करेंगे या जेल जाएंगे, और दोनों के लिए वो तैयार हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, खुदा न खास्ता खाकम बदन
बस आ जाएं और फिर जो भी उनके साथ वो होना है तंदुरुस्ती सेहत के हिसाब से वही हो जाए, ऐसा तो ना करें ना। नहीं तो क़यादत तो फराहम करनी चाहिए ना, तो मर जाना चाहिए जो डॉक्टर नहीं, यहाँ अल्लाह पे ना नहीं करे। करना है। नहीं, उन्होंने एपीसी में उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं इसको लीड करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा। ऐसा हमारे माहौल में क्या है कि एक आदमी हमारे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इतना वो सेहतमंद लग रहे हैं, सियासी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनका जहन, उनका दिल, दिमाग इतना माशाल्लाह है कि पाकिस्तान को वो मुस्तकबिल दिखा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आ जाएंगे तो खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान में कुछ सफोकेटिंग, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सफोकेटिंग माहौल है। नहीं, अगर इस तरह हो जाए, अच्छा खासा है यार, तो आप उनको पाकिस्तान में आएंगे तो मार दें। ये तो मैं जवाब दूंगा। अगर इस तरह हो जाए, मैं जवाब पहले इस बात का जवाब दे दूं, फिर आप स्पेशल हालात में एक क्योंकि आप दोनों आज घेरा तंग कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अल्लाह आपके बुजुर्गों को लंबी जिंदगी दे और सबको लंबी जिंदगी सेहत दे। आप किसी का चेहरा देख के बता सकते हैं कि उसको दिल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंदा जो पाकिस्तान में इंतहाई इजाजत तो दे दें। मैंने तो आपके लिए दुआ दूं, मैंने तो आपके बुजुर्गों के लिए दुआ मांगी है, आप उस पे भी आपने मौका नहीं दिया। खैर वो तो अभी हमने देखा, हमारे मीर हासिल पिजंजो साहब अल्लाह गनी करे फौत हो गए, वो बेचारे किस हालत में थे, लेकिन पार्लियामेंट भाईजान हो सकता नहीं है, आपकी कैद में थे तो करवा देते ना उस वक्त ऑपरेशन। ये जो आपकी जो अभी तक वजीर बैठी हुई है सेहत की, उन्होंने जो बयानात दिए उनको पहले फायर करें, फिर वो सर्विसेज अस्पताल के पैनल को फायर करें, फिर आप अपने आप को फायर करें जिन्होंने। अच्छा नहीं, मैं एक तजवीज़ दे रहा हूं, क्यों नहीं उसको इलाज करवाया? आएंगे बिल्कुल, उनकी सर्जरी मुकर्रर है, उसके बाद मैं एक तजवीज़ दे रहा हूं, उनको तो बड़ी स्पेशल हालात में। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक तजवीज़ दे रहा हूं। ये नाराज है, मैं सिर्फ बात कर दूं, आपसे क्यों नाराज हूं? मैंने तो दुआ गो आउट ऑफ नोवेयर एक जिसकी कोई नजीर मौजूद नहीं है, उनको मुल्क से बाहर भेजा कि वो इंतहाई बीमार है और उनको खुदा न खास्ता जिंदगी मौत का मसला है, तो आप वहाँ बैठ के मजे से अब्बासी साहब बीमार थे या नहीं थे? अच्छा, मसला तकरीर का है, मसला हाफिज अब्दुल्ला साहब तकरीर का है। नहीं, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा एलामिया मुश्तरका जो जारी हुआ है वो मीडिया पे भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, आ रहा होगा और कल अखबारात में भी छपेगा। वो उसके अंदर सिर्फ ये सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की चीज़ें नहीं, कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उसमें मीडिया की आज़ादी के मुतल्लिक जो एक इस वक्त मुल्क में माहौल है उसको बड़ी तफसीलन एड्रेस किया गया है। मिसिंग पर्सनस के हवाले से उसको बड़ा तफसीलन एड्रेस किया गया है। जो अवाम के इस वक्त इश्यूज हैं, जो लोगों के ऊपर जिस तरीके से इस हुकूमत की जो कश्मीर पॉलिसी रही, एक एक नुक्ते को एड्रेस किया गया है। कोई ऐसी चीज जो हुकूमत के पिछले 2 साल फेलियर्स हैं उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो एड्रेस ना की। अच्छा, मैं जरा हाफिज साहब से पूछ लूं, हाफिज साहब इतने किए हैं कि फिर भी कुछ ना कुछ रह गया। हाफिज साहब, अब तो आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रवैये से मुतमईन है और अब तो आप समझते हैं कि सारी पोजीशन इकट्ठी चल सकती है, क्योंकि इसमें तो तकरीबन तमाम के मुतालबात का अहाता कर दिया। देखिए सलीम साफी साहब, मैंने कहा कि जब एक जगह पर पूरी क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से हाज़िरी देते हैं इस बीमारी की हालत में, ये बहुत बड़ा बोझ होता है 21 करोड़ आवाम का एक हुकूमत के सामने खड़े होकर। आसिफ अली जरदारी साहब मुझे मालूम है वो भी बीमार है और पूरी क़यादत जो यहाँ मौजूद है वो एक प्लेटफार्म पर एक मेज़ पर बैठ के ये चाय पीने के लिए नहीं आए थे। इसलिए तो हमारी क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि अगर हमने कौम की नुमाइंदगी करनी है, वाकई हमने सियासत करनी है, वाकई हमने इख्तिलाफ करनी है बराए तामीर किस चीज़ की? कौम की तामीर, कौम की फलाह की तामीर, मुल्क की, उसमें मुल्क की सालमियत, मुल्क की बका, मुल्क की इस्तेहकाम, जिसका इन्हिसार 2 चीज़ों पर है, या तो अमन और सलामती पर है, या आपकी माशी पॉलिसी पर है, या आपकी खारिजा पॉलिसी पर है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये अपने मुल्क के बचाव के लिए, तो हम नहीं कहते थे कि आप अपने मुल्क को बचा रहे हो, हम कहते हैं कि बात है पाकिस्तान की, बात है पाकिस्तान की बका की, बात है पाकिस्तान की 21 करोड़ आवाम की। भाई अगर आपको इमरान ख़ान और इमरान ख़ान की हुकूमत अजीज़ है तो आपको मुबारक हो, लेकिन मसला है पाकिस्तान की और 21 करोड़ आवाम की। इन 2 में से किसी का इंतखाब करना होगा। आज 11 पार्टियाँ वही 11 पार्टियाँ जो धरने के वक्त
असम्बली के अंदर ये 11 पार्टियां जमहूरियत के लिए, मुल्क की जमहूरी और पार्लिमानी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी के लिए, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा फ़र्क था इनकी नज़रियात में पार्टियों के, एक प्लेटफार्म पर थे। आज वही 11 पार्टियां जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बैठे हैं। इसलिए हमें इत्मीनान है, हमें एतमाद है, और हम चाहते ये है कि हमें यकसुई के साथ जो सिमत हमने मुतय्यन की, मजबूती के साथ, कुछ भी हो जाए, जेल की कोठरी हो, फांसी हो, ये इस पार्टी ने फांसी पे इसके लटकाए गए। उनकी वो जजेस जिस ज़माने में उन्होंने फैसले किए, उन्होंने कहा कि गलती हुई है, और दूसरी उनकी क़यादत गोलियों का निशाना बना। ये पार्टी जेलों में गई, अब भी जेलों में इनकी पार्टी की क़यादत। हमारे लोग मरे हैं, निशाना बने हैं। मौलाना साहब पर 3 बार खुदकुश हमले हुए हैं, मौलाना हैदरी साहब पर हुए हैं, मौलाना संजान साहब, मौलाना मेराजुद्दीन, कितने दर्जनों लोग हैं जो निशाना बने। वो किस मकसद के लिए? वो इस मकसद के लिए कि इस मुल्क की माशी इस्तेहकाम हो, इस मुल्क की सालिमियत और बका सबको अजीज़ हो। इस सालिमियत और बका के लिए आज ये पूरी क़यादत बैठी है। अच्छा, ये अब्बासी साहब, ये 2 साल भी इस अपोजिशन ने आप लोगों को बड़ा मौका दिया कि आप निगोशिएट करें, इनके साथ बैठे। माजी में हमने देखा है कि जब इस तरह का टकराव हुआ है अपोजिशन और हुकूमतों का, तो गैर जमहूरी ताकतों ने उससे फ़ायदा उठाया है। मुतालिबात को अगर आप देखें तो मैक्सिमम वो आपको भी एक पाकिस्तानी और एक पॉलिटिशियन की हैसियत में सूट करती है। तो क्या आपकी हुकूमत इनके साथ बैठ के? नहीं, हम बैठना ही नहीं चाहते इनके साथ। आप हम सुने पहले, जनवरी में मैं जरा मेरा सवाल का जवाब सुनने बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जरा ये जो आपके 26 पॉइंट आए, एक इनके पॉइंट है ये आवाम को दिखाने के लिए, ये 26 पॉइंट है। आवाम का नुमाइंदा अगर मुझे अगर बात करने दें, आवाम का नुमाइंदा हुकूमत है नहीं, किसके साथ बैठेंगे? अगर आपने इनको मौका दिया, अगर किसी और के साथ बैठता हूँ, ये जो एनआरओ करते हैं, सवाल मेरा अगर मैं जवाब दे दूं, जनवरी में हम इधर आ रहे हैं इस्लामाबाद। आज इन्होंने अब जरा आज इन्होंने 26 पॉइंट का एलामिया दिया है। इससे पहले आज से 2 हफ्ते पहले ने 34 पॉइंट का एलामिया था, जो असल इनकी डिमांड है। आप बैठ जाए। वो एलामिया क्या है कि 1990 से पहले कोई एहतसाब ना हो, 1 अरब रुपए से कम की करप्शन पे खत्म कर दें। आप जावेद इकबाल मनी का तो लॉन्ड्रिंग, एहतसाब मुझे कर सुन लें। लेना, मैंने आपकी बात सुनी है। मनी लॉन्ड्रिंग को नैब से निकाल दें। असल एलामिया इनका हमारा क्या है? जिस दिन हम इनको, बड़े हैरानगी वाली बात है, 5 साल इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कहा कि इनके इतनी लूट मार की है, अली बाबा 40 चोरों का पेट फाड़ेंगे। 5 साल इन्होंने हुकूमत की, उन्होंने कहा कि जी ये माशी दरिंदे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जनवरी में सारे इधर ठीक लॉन्ग हो गए, मार्च करते हम जाएंगे, गलत हो रोकेंगे गए। या और क्या एक करेंगे? बात और मौलाना साथ के आएंगे, लिए, साथ ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आपके साथ खड़े हैं, वो भाई ये अपने साथ भी नहीं खड़े होते। सेनेट इलेक्शन में इनके 64 खड़े होते हैं, 50 वोट इनके निकलते लीडर हैं। पे तो ना केसेस है अभी ना अभी वो है, आपको तो पता ये है आपसे सेटअप में क्या हुआ है? नहीं, इनके लीडर पे तो केसेस है। ये अपनी मीडिया में रेलेवेंट रहने के लिए, जब हम लॉन्ग मार्च करते हुए आएंगे तो ये हम वेलकम करेंगे, आपको फूल पेश करेंगे। अच्छा, जब वो आए तो सही, अब्बासी हम भी साहब हो सकता है हमारे देखें। साथ ये आ जाए। मजाक नहीं है। 126 दिन का धरना करने वालों को पता है कि सच पे खड़ा होना और अपनी लीडरशिप को केसेस से बचाने में। हाँ, कल मुझे शेख रशीद की बता रहे मुझे थे इजाजत इंटरव्यू में है। कि जी हम पैसे भी खत्म हो गए थे आखिर में, और इनके जाहिर है नहीं, जी, जहांगीर तरीन ने भी बताया था पाकिस्तान कि की पैसे आए तारीख का किधर से थे। 126 दिनों का धरना करने वाली पार्टी को अगर जो एक नाकाम सच धरना के लिए किया। खड़े थे, जो अपने लीडरों के केस बचाने के लिए निकलेंगे, हमें क्या डर है मुझे- भाई? मुझे हम तो इजाजत आपको इकट्ठा करना चाह रहे थे। हमारे हम भी तो कामयाब पैसे हो आपने पहले से ख़त्म किए, तो ज़रा एक ब्रेक ले रहे थे कुछ पैसों का मामला। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, अगर जहांगीर तरीन साहब भी वापस आने का रिस्क लें और अपने जहाज़ को एम्बुलेंस में बदल दे, तो उस सूरत में मियां साहब आने को तैयार होंगे? अब जहांगीर तरीन खुद दोबारा गए। से आप फंस गए हैं ना। कोई बात नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि आप समझ रहे हैं, उनकी बात शायद मान रहे हैं कि मियां साहब बीमार नहीं हैं, इस वजह से आप नहीं, बार-बार मैंने वही मुकदमा- इनके कहने पे मियां साहब को मेरी बीमार बात- माना था। बात तो मुझे वज़ीर आज़म ने कहा था कि बीमार जैसे है, आप कहेंगे उसी बात इनके का वज़ीर जवाब सेहत दूंगा, ने, लेकिन अब वो कहते हैं ठीक है, तो मैं अब मैं इसलिए अगर इजाज़त अगर आप हाँ। अगर आप क्योंकि इनका बयानिया मान चुके हैं, तो आप कभी उसका ठट्ठा लगा रहे हैं हमारे साथ कि जहांगीर तरीन की एम्बुलेंस आ जाए, उसका जहाज़ आ जाए। अगर आप वाकई ये समझते हैं
कि मियाँ साहब आपसे गलत बयानी कर रहे हैं, बीमार नहीं है, तो आपका ये हक है ये सवाल पूछना। नहीं, मुझे मियाँ साहब ने नहीं बताया था कि मैं बीमार जी, हूँ। मैं कह रहा हूँ ना मैंने देखा है, मुझे इनके वज़ीर आज़म ने पता बताया नहीं था कि मानते। बीमार है, मैंने यकीन किया था। साफ़ी साहब, आज उनके वज़ीर आज़म कह रहे हैं बीमार नहीं। सब मानते हैं। साफ़ी साहब, अगर आपने ये बात मान ली है तो मुझ पर मुकर्रर है ना इसका जवाब दूँ। हाँ। मैंने आपको कहा वो बीमार हैं, आपने फिर भी बात नहीं मानी। मैंने बोला उनकी ज़िंदगी को ख़तरा, आपने फिर भी बात नहीं मानी। आपने फिर कहा कि मैं एम्बुलेंस अगर भेज दूँ तो आप वैसे ही यहाँ से जाने ना देते। मैंने जैसे आपको कहा है, मैंने जैसे आपको कहा है कि अगर आपकी पहले भी इस तरह की बातें हमने तो सुनी थी जब बेगम साहिबा बीमार थी, हम तब भी इसी तरह आपके साथ बैठे रहे लाचार के, अच्छा चलें आप कर लें बात, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक अगर मैं अब एक सीरियस बात कर लूँ, हाँ, देखिए बात ये जो गुफ्तगू आपने सुनी है, यही है वो गुफ्तगू जिसके बाद बातचीत के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसके बाद शिद्दत पसंदी या लड़ाई मार कुटाई के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। जमहूरियत के अंदर जब आप बैठ के बात करते हैं तो और आप दूसरे को बात करने वाले को कहीं ये चोर है, बातचीत के दरवाजे बंद है, ये तो एक वो तो आपको जवाब मिल ही चुका है। मैं तो आपको वो फंडामेंटल बात बता रहा हूँ कि ये मुल्क जहाँ पे मौलाना ने जिन चीज़ों का जिक्र किया, यहाँ तक पहुँचा कैसे। ये पहुँचा इस रवैये की वजह से है कि जब आप पार्लियामान में बैठ के बात करने की कोशिश करेंगे, जब आप कमेटीज़ बनाएंगे, तब आप चोर हैं, तब आप NRO मांग रहे हैं। इस वजह से कोई बातचीत का रास्ता ही नहीं रह गया, जिसके नतीजे में आज तमाम 11 जमातों ने बैठ के ये फैसला किया कि ये एक इंसेन फ्रेमवर्क है जहाँ पे कोई बात करने का, कानून साजी का, कमेटी में बैठने का तरीक़ाकार नहीं। पूछ लूँ कि एक तरफ देखे इस वक्त हमें एक फ़िरक़ावारियत के चैलेंज का सामना है, TTP दोबारा ज़िंदा हो गया और इस वक्त तो लोग चूँकि मीडिया और सियासत में उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस तरफ मामलात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। तो इन हालात में क्या एजिटेशन करना ये मुल्क के लिए ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त नहीं? देखिए सलीम साफ़ी साहब, जितनी भी A to Z ख़राबियों का एक लंबी फहरिस्त है जिसमें फ़िरक़ावारियत एक बहुत बड़ा मुअस्सिर और गज़बनाक अंसर है जो पाकिस्तान को दीमक की तरह कारा है। ये फ़िरक़ावारियत क्यों सर उठा रही है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है और मदीने की रियासत की बात करते हैं। मदीने की रियासत के हुक्मरान यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उनके नज़रों के नीचे, उनके नाक के नीचे यहाँ एक आदमी रातों रात यहाँ आते हैं, वो बातें करते हैं, वो बातें वो कर रहे हैं जिससे फ़िरक़ावारियत भड़क रही है, जिससे फ़साद फैल रही है। आपके सामने है सब कुछ, और रातों रात उसको जहाज़ में बिठा के अपने पनाहगाह तक पहुंचा दिया गया। आप मुझे बताइए, ये हुकूमत के बगैर कोई कर सकता है? या हुकूमत की सहूलतकारों के बगैर कोई कर सकता है? अब मैं क्या कहूँ, जब हुकूमत खामोश है, रियासत इन चीज़ों पर खामोश है, आग भड़क रही है फ़िरक़ावारियत और फसादात जैसे कि आप फरमा रहे हैं, जब ये चीज़ें हैं तो फिर रियासत की ज़िम्मेदारी क्या है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है? वो दोनों खामोश है। और जमीयत उलमा इस्लाम ने क्या किया है? जमीयत उलमा इस्लाम ने तो ज़ख्म का है, बावजूद इसके कि मैं एक मजहबी सियासी पार्टी हूँ, बावजूद इसके कि तमाम मसालिक, तमाम मकातिब 9, 10, 11 में सबको बिठा के हमने कहा कि हम मुसल्लह बंदूक और बारूद की इस्लाम के कायल नहीं है। उसके नतीजे में हम पर खुदकुश हमले भी होते हैं, हमें निशाना बनाया जाता है, ठीक हमारे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये तमाम करने के बावजूद, इन तमाम करने के बावजूद इस हुकूमत ने क्या किया है? अच्छा, मुस्तफा नवाज को कर सकते एक मुतालबा है ट्रुथ कमीशन का। ट्रुथ कमीशन किन पे मुश्तमिल हो, किन चीज़ों का अहाता करे? देखिए, उन चीज़ों का अहाता कि जो आप शायद इस चैनल पे बैठ के अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं, अगर आप इस गुफ्तगू को नशर कर सकते हैं तो मैं वो ट्रुथ कमीशन की वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ नशर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो गुजारिश ये है कि देखिए, अभी आपने एक बहुत अहम चीज़ की तरफ इशारा किया। आसिफ जरदारी साहब का दौर था, उसमें कोई ऐसा फ़िरका वाराना बात नहीं हुई, मामलात ठीक रहे। नवाज शरीफ साहब का दौर था, बड़े खुश उसलूबी से मामलात चलते रहे, हम सब आपस में भाई भाई हैं। अचानक ये मामलात क्यों बिगड़ जाते हैं? एक ऐसे हुक्मरान आपके ऊपर नाफज कर दिए गए हैं कि जिनको मुल्क चलाने का तजर्बा नहीं है। सिर्फ मुल्क नहीं चलाना होता, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं चलानी होती, पूरा माशरा आपने चलाना होता है। उसमें वज़रा की जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसमें वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होती है। और हालात जिस नहज में पहुँचे हैं
आज के एलामिया में हमने तो इसको बड़ी सख्ती से रद्द किया है। हम तो इस मुल्क में एक भाईचारे की फिजा चाहते हैं, इस मुल्क से जबर के निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। उसके अलावा जो इनकी कोई 2 साल में कोई एक चीज़ आप मुझे बता दें कि जिसके अंदर इनको कामयाबी हासिल हुई हो। वादे आप देखें कि इन्होंने अवाम से क्या क्या किए। और गुफ्तो शनीद की जो बात थी, क्या कमेटी नहीं बनी थी इलेक्शनों में धांधली की तहकीक करने के लिए परवेज खटक साहब की सरबराही में इलेक्शनों के फौरन बाद? उसका कोई नतीजा निकला? क्या ईसीपी के अंदर जो पीटीआई के ऊपर जो केसेस हैं फॉरेन फंडिंग के, उनका कोई नतीजा निकला? जिस जज ने, जुडिशरी ने अगर इन्हें क्वेश्चन किया, जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ इन्होंने क्या किया, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ इन्होंने क्या किया? यानी कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई आवाज उठाए, मीर शकीलुर रहमान के साथ इन्होंने क्या किया? सियासी लीडरान को नैब के जरिए, उस नैब कि जिसके सरबराह के ऊपर इतने इल्जामात लग गए, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई, कोई बात हुई? तो इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, आप मुझे बताइए कि किस तरीके से वो निज़ाम एक इंसाफ के पैराए के ऊपर पूरा उतरता है? अच्छा, किस तरीके से आपका निज़ाम पहले इंसाफ तो के ट्रुथ पैराए पे कमीशन से इनसे पूछें कि वो सैफुर रहमान जो आज जो बैठे हुए थे, वो सैफुर रहमान का एहतसाब ठीक था? वो जो आप जजों के नहीं, वो चढ़ तो के एहतसाब की नहीं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन तो अलग चीज है। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन ये उसमें ना आ कि जाएगा। पहले माजी के बारे में उसमें बात आ करें, जाएगा, आ जाएगा, माजी के बारे में बात आ करें। जाएगा, वो जो आप उसमें। टेलीफोन करके कहते थे कि भाई, सब आ एनओ जाएगा सजा ना। दे दो, सब एनओ आ काट कर दो, जाएगा। वो ठीक है। ये सारे उसके जाएगा बाद जरा उसमें, सुने ना, आप बात करें वो ना जो आगे, आप truth जियाउल और हक की गोद में बैठ के आए reconciliation थे, वो पहले उसकी माफी मांगे। वो जो मुशर्रफ से आप डील करके यहाँ से मुशर्रफ भागे की थे, गोद उसकी में तो माफी आप मांगे। भी थोड़ी देर वो जो बैठे। आपने एनआरओ साइन करके इस किया था, उसकी माफी मांगे। ये सारी चीजें वो जो भी अगर आपने आ जाएं वर्दी- तो फिर आपको वो जो इतराज आपने नहीं। वर्दी में मुशर्रफ को मुंतखब कराया था, उसके बारे में माफी मांगे। अगर हमारे पे भी कोई आएगा तो हम भी माफी मांगेंगे। असल बात एक ही है कि तारीखें नजदीक आ रही हैं, सजाएं करीब हैं। आपका वावेला आप कौम दे ले को सजाएं, पता दे ले। है कि ये किसी को हमने सजा नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब को सजा दी। ये- आपको ये क्या पता लाहौर है? हाई कोर्ट ने उनको अब्बासी बाहर साहब, भेजा। अब्बासी साहब, इस्लामाबाद का हाई कोर्ट मसला ने यही कहा है। कि वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, हम तो सिर्फ ये कहा। आप कहते थे कि ये माशी दरिंदा है, आप कहते थे इनका पेट फाड़ के पैसे अच्छा, अब्बासी साहब, आप हमें बताइए, आप अब्बासी क्यों नाराज साहब, हो रहे आप हैं? थोड़ा सा अगर गुस्सा कम कर ले। ये जितनी चीज़ें आपने गिनवाई, इनके जराइम, अगर इन सब चीज़ों का भी अहाता हो तो फिर तो कबूल है ना ट्रुथ हमें कमीशन। हर तरह का इनकी वो सजेशन कबूल है जिसमें ये हमसे नैब से छुट्टी ना मांगे। हर इनकी अच्छी कोई छुट्टी तजवीज नहीं, जो करना आप कर लें। सुने, नहीं। जो एलामिया में, इनके एलामिया में जो फिरका वारियत को ख़त्म करने की बात है, हमें मनोवन तस्लीम है। हम इनके साथ बैठ के फिरका वारियत पे, मुआशरत पे, मईशत पे बात करने के लिए तैयार हम किसी चीज़ पे बात करने के लिए हम तैयार नहीं आपके है। साथ अपनी- एनआरओ नहीं कर सकते, हमें वो हमारा ना मसला NRO है। चाहिए, ना जो हम आपसे आपने बातचीत फैक्टअप करना पे हमें चाहते हैं। मांगा, यार, इसके हमारी बाद कौम क्या की इनसे बात हो ना, सकती आप है? बात करते हैं, मैं इनसे सुनता क्या हूं। बात हो आप सकती जो है? बात करें, हमने फैक्टअप में आपको कहा कि कौम की बात है, आपने कहा नहीं, आप नैब के फैक्टअप के 36 ऊपर पॉइंट खत्म आपको करें। प्रोग्राम आपने मुझे बात- फैक्टअप पे मनी लॉन्ड्रिंग निकालनी थी। मनी लॉन्ड्रिंग किस एक आम आदमी का इशू है? यार, आप आप कैसा- उसको क्या काबिल प्रोग्राम? गिरफ्त दस्तंदाजी नहीं बनना चाह रहे, ये किसका इशू है? हम अपनी हुकूमत में कम अज कम कोशिश करेंगे कि जिस तरह मीशत को पहले साल में जैसे चला ठीक रहे किया, हैं ना, चलाएं। ये कहते आपसे कुछ नहीं इतना ही किया। चल सकती है। आपको कोरोना में आपके तो पता नहीं क्या सोचें थी, पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान ने बेस्ट डील किया, आपकी मईशत भी अच्छा। संभाली, आपकी सेहत भी संभाली। WHO कहता है सीखना है तो इमरान खान से सीखे। इमरान और खान क्या से चाहिए? सीखे जी साहब। अब ये आपसे बात भी नहीं करना चाहते और शिफा अल्लाह ताला के अल्लाह पास ताला है। देता है, वबा भी अल्लाह ताला देता है, लेकिन इंसानों की यार, सेहत से साथी कोशिश साहब, होती है। एक हुकूमत जब BRT नहीं चला सकती है, वो हुकूमत कैसे चलेगी? ये तो इसी के साथ ही ख़त्म कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत अली भाई साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।